तो आज का हमारा टॉपिक है जो आप लोग ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो एनालॉजी बिटवीन मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, एनालॉजी बिटवीन मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं, मास है ना। तो मास को किसके इक्विवेलेंट माना जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में? काइनेटिक एनर्जी है और वेलोसिटी है, वेलोसिटी को किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, ठीक है ना। उन सबको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैकेनिक्स में हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ठीक है। कोई भी पार्टिकल है आपका, अगर वो उसका मास m है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो हम कैसे लिखेंगे? हाफ mv², ठीक है। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो किस तरह लिखते हैं? हाफ के x²। अगर मान लीजिए कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग को अगर आप खींच देते हैं, है ना, डिस्प्लेस जब करते हैं, तो सपोज कीजिए कि k उसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है और x डिस्टेंस तक अगर आपने उसको डिस्प्लेस किया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ kx² होगी, है ना। ये होता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम यहाँ पर बात करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी की। कोई भी आपका सिस्टम है उसकी मैग्नेटिक एनर्जी और उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, है ना। तो ये इक्विवेलेंट कैसे हैं? मैकेनिक्स के इक्विवेलेंट टर्म्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके, उनकी हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हेडिंग आपने डाल लिया है। अब यहाँ पर लिख लीजिए, लिखिए इन मैकेनिक्स, लिखिए इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको आप किस तरह से लिखते हैं? ठीक है, के से रिप्रेजेंट कर लीजिए, तो उसे हाफ m लिखते हैं, जहाँ m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या है? वेलोसिटी है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी से हम इन जनरल u से लिखते हैं, है ना। और ये क्या हो जाती है? हाफ kx²। इस तरह से लिख सकते हैं, आपको वो पता है पहले से ही, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर है कि जब हम बात करते हैं वहां पर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो वहां पर चार्ज की बात करेंगे, राइट। और मैग्नेटोस्टेट है तो वहां पर चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है ना। तो चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज द करंट, राइट। तो यहाँ पर जो है सपोज कीजिए कोई भी सिस्टम है, उसका उसमें चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू है। तो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज आपका रेस्ट में होगा और मैग्नेटोस्टैट में चार्ज आपका मूव कर रहा होगा, यानी कि वो डायनामिक। तो उसी को आप करंट कहते हैं। तो करंट आपकी डायनामिक होगी और चार्ज की जब हम बात करेंगे तो चार्ज आपका रेस्ट में क्लिक किया जाएगा। चार्ज अगर मूव कर रहा है तो डायनामिक हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैट में रेस्ट पर होगा चार्ज और मैग्नेटोस्टैट में चार्ज आपका मूव कर रहा होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, लिखिए, लिखिए if we have a coil, if we have a coil, लिखिए, and current flowing in it with I. If we have a coil and I is a current flowing in the coil, ठीक है, and self inductance of the coil is L. कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L है। सेल्फ इंडक्टेंस आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। लिखिए देन मैग्नेटिक एनर्जी stored by the coil। देखिए आपने कोई कॉइल को कंसीडर किया, ठीक है। इस कॉइल में आई करंट है, ठीक है, और
इसका एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह के केस में इसकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो लिखिए मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल क्या होती है बताइए, U इक्वल टू, याद है किसी को, हाफ एल आई स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। बताओ, मैग्नेटिक एनर्जी है तो यू एम से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, यही होती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिए, लिखिए कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज और फील्ड, नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए। कैपेसिटर क्या काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज और फील्ड। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा है, दो ही चीजें होती है यहाँ पर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, तो लिखिए, अगला लिख लीजिए, इंडक्टर्स स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ करंट। इंडक्टर स्टोर, इलेक्ट्रिकल की जगह पे यहाँ पे लिखना मैग्नेटिक, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लीजिए, अच्छा ये आपको पता ही है, करंट जो है डायनामिक है, चार्ज क्या है, स्टैटिक है ना। करंट ये आपकी डायनामिक है और चार्ज स्टैटिक। ठीक है, अब यहाँ पर जो इक्विवेलेंट क्वांटिटीज हैं वो क्या है, उनके बारे में लिख लीजिए। तो लिखिए, जो इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए आई। और कैपेसिटेंस में क्या होता है, कैपेसिटेंस होती है ना। इंडक्टर में इंडक्टेंस इसकी बात करेंगे, कैपेसिटेंस में सी, यहाँ पर लिख लीजिए चार्ज। जब आप इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ करंट करते हैं ना, तो इसका मतलब ये बाहर क्वांटिटी तो जो उसमें कांस्टेंट टर्म होते हैं, मेन क्या होता है, आई की वजह से यहाँ पर इंडक्टेंस होता है, और यहाँ पर चार्ज, ये चार्ज पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर अब बात करते हैं हम, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो गई क्या, आपने कहा कि कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज और फील्ड, और इंडक्टर्स स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द करंट। तो ये होते क्या है, ठीक है, तो इसको लिखने के लिए इसको मैं रेज कर देता हूँ, नीचे वाला जगह तो है, तो इसमें लिख लीजिए, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है पता है आपको क्या होती है, लिखिए यू ई, लिखिए हाफ
क्यू स्क्वायर अपॉन सी, जहाँ क्यू क्या है, चार्ज है, और सी क्या है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, और तो ये है इन टर्म्स ऑफ चार्ज। और इन टर्म्स ऑफ अगर आप लिखना चाहें क्या, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, हाफ सी वी स्क्वायर भी लिखते हैं, है ना, पोटेंशियल को भी अगर इन्वॉल्व कर ले तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसे लिखें तो कैसे लिखते हैं बताइए, याद है फॉर्मूला किसी को? इन टर्म्स ऑफ चार्ज और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। क्या वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं आप लोग, भूल कैसे रहे हैं? बोलो, फॉर्मूला इसका याद नहीं आ रहा है? मतलब जो है आप लोग ये रिवीजन कर नहीं रहे हैं, बताइए, किसी को याद नहीं है? अकुम आप बताइए। पता नहीं। हाँ तो बोलो, पता है तो। नहीं सर, मुझे मैं फिर एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटीग्रल ऑल स्पेस ई स्क्वायर डी टाउ, ये नहीं होता है फार्मूला? याद आया कुछ? क्यों? और मैग्नेटिक एनर्जी में ऑलरेडी बता चुका हूं, यूएम ये क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, यही होती है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलेंगे, ये मैग्नेटिक एनर्जी होगी, है ना। ये दोनों फार्मूले याद रखना है आपको, ठीक। तो यहां पर ध्यान ये रखना कि अब ये जो है किसके इक्विवेलेंट है, ये वाली जो के है ये किसके इक्विवेलेंट होगी, ये वाली जो है ये इसके इक्विवेलेंट है, और ये यू जो है इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसको मैं अरेंज कर देता हूं, देखिए नहीं, आप रिवाइज करते जाइए, देखो अब आप लोगों का काम बचा है, जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए हाफ एम बी स्क्वायर, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, हाफ एल आई स्क्वायर की। ठीक है, और हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी के। बता रही समझ में? तो इनको आप याद रखिए और इनको प्रैक्टिस इनकी अच्छे से शुरू कर दीजिए, ये ऐसे काम चलेगा। बता रही समझ में? अभी से प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये जो है कवर अप होगा, तब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। काम में बहुत करा दिया है आप लोगों को, इसी को अगर ढंग से रिवाइज करोगे तो इसी से नेट निकल जाएगा। तो जो है घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना आपका काम है, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर लीजिए, ये आपने पढ़ लिया, आगे लिखिए इसमें। अच्छा ये बताइए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जब ये प्रोपेगेट करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, पर यहाँ पर क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में चार्ज होता है? ये तो आपने पढ़ाई होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है क्या करती हैं, एनर्जी प्रोपेगेट करती है, कैरी एनर्जी। क्वांटम मीटर वगैरह पढ़ा होगा, खैर क्वांटम मीटर हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बट इतना तो पता ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एनर्जी को कैरी करती है ना। उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, बट क्या वहां पर चार्ज भी होता है क्या? क्यों? यहाँ लिख लीजिए, लिखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इसी टॉपिक में आगे की कहानी जो है डिस्कस करते हैं। लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
ईएम वेव्स क्या करते हैं? कैरी नो सर। एनर्जी, है ना, पता है आपको। बट ये चार्ज को कैरी करती हैं? नो सर। हाँ, तो लिखिए बट नॉट कैरी चार्ज। चार्ज को कैरी नहीं करती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर विद ईएम वेव बोथ एनर्जीज आर एसोसिएटेड, और वो बोथ एनर्जीज कौन है? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। तो लिखिए पहला पॉइंट ये हो गया आपका, दूसरा लिखिए विद ईएम वेव्स बोथ एनर्जीज, वो बोथ एनर्जीज कौन कौन सी? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। तो इन ईएम वेव बोथ एनर्जीज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक आर एसोसिएटेड। दोनों ही एनर्जी इसमें एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए सो मैग्नेटिक एनर्जी resides in magnetic and electrical energy resides in electric field, ठीक है, सिंपल है। लिखिए मैग्नेटिक एनर्जी, आगे लिख लीजिए मैग्नेटिक एनर्जी resides in the electric in the magnetic field, energy resides in the magnetic field and electrical energy resides in the electric field। आगे चाहो तो और लिख सकते हो उसमें, लिखिए बिकॉज देयर इज नो चार्ज एंड करंट। नो चार्ज एंड करंट। अब यहाँ पर लिख लीजिए मैग्नेटिक स्टेट को अगर बी के इलेक्ट्रो स्टेट में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखा पीछे, है ना, क्या होता है यू ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 इंटीग्रल ई पर यू डी टाउ। इसी तरह से मैग्नेटिक एनर्जी को भी लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही है सेम, वहां एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटीग्रल इक्वल टू डी होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब वहां था हाफ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा हाफ, और जो म्यू नॉट है वो अपॉन में आ जाएगा, है ना। तो हाफ 1 अपॉन म्यू नॉट इंटीग्रल आर स्पेस डी स्क्वायर इंटू डी टाउ। तो यहाँ पर लिख लीजिए जो मैग्नेटिक एनर्जी है, दो ही लिख लीजिए यहाँ पर अगर बात आ रही है। वैसे लिख चुके हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 इंटीग्रल ऑल स्पेस ई स्क्वायर डी टाउ एंड मैग्नेटिक एनर्जी यू एम, यहाँ पर 1 अपॉन 2 म्यू नॉट इंटीग्रल आर स्पेस वी स्क्वायर डी टाउ। इन दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा।
ठीक है, अब यहाँ पर लिख लीजिए एक तरफ मैकेनिक्स और एक तरफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, वो कौन सी क्वांटिटी के इक्विवेलेंट है वो लिख लीजिए। तो जो मास होता है आपका, मास किसके इक्विवेलेंट है? हाफ एम बी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट आया था? हाफ एल आई स्क्वायर के, है ना। तो इसका मतलब एम एल इक्विवेलेंट हो गया। वेलोसिटी बी, ये करंट की इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अदर क्वांटिटी कौन सी थी बताइए? ये तो काइनेटिक एनर्जी से आपने यहाँ पर स्टडी किया। दूसरा इसको ऐसे करके लिख लीजिए, यहाँ से आइडिया लग जाएगा। हाफ एम बी स्क्वायर, ये हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल था हाफ के एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल था बताइए जरा? हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, है ना। तो के इसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा और एक्स इसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है मतलब एक्स की इक्विवेलेंट आ गया, क्यू की इक्विवेलेंट, और आपका के ये है 1 अपॉन सी की इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको याद रखिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर बोलिए सर, ये जो एम डब्ल्यू जो है सर, क्यों ना सर रखता है चार्ज सर? क्या चार्ज सर डब्ल्यू क्यों रखता है सर? समझने में क्या बोल रहे हो? ईएम वेव, ईएम वेव क्या है? सिंपल एनर्जी है। ईएम वेव जो है एनर्जी है, वो कोई, अरे यार सुनो ना, ईएम वेव जो है एनर्जी होती है। ईएम वेव कैसे ट्रेवल करती है? क्वांटा ऑफ एनर्जी, वो कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। ठीक है ना, ईएम वेव के अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता है कि वो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उसकी वजह से होता है। वो क्या है? क्वांटा है। जैसे अगर पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? फर्मियंस है। जबकि ईएम वेव ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? क्वांटा ऑफ एनर्जी। क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या होता है? एच न्यू। तो वहां पर जो उसका फील्ड पार्टिकल है वो फोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। फील्ड पार्टिकल फोटॉन है, एंड फोटॉन फॉलो द बोथ स्टैटिस्टिक्स, डी स्टैटिस्टिक्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फॉलो द फर्मी डायरेक्ट। तो ये कोई पार्टिकल फॉर्म नहीं है, एनर्जी फॉर्म है, वेव फॉर्म कह सकते हो। ठीक है ना, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर चार्ज है, चार्ज को कैरी करता है। बात आई समझ में? यस सर। हैं? यस सर। ठीक, अब इसमें लिख दीजिए, लिखिए, इफ वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास m and 2m, इसमें लिख लीजिए, इफ वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास m and 2m। मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास m है, एक का मास 2m है। तो आप वेलोसिटी इजीली की इंक्रीज कर सकते हैं। जिसका मास कम है उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी आसानी से आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें लिख लीजिए, इफ वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास m and कैपिटल M, देन बॉडी ऑफ मास m will increase, will accelerate more। एक्सीलरेशन अगर बढ़ाना हो, सेम एनर्जी देके, तो एक्सीलरेशन किसका जल्दी पहले बढ़ेगा? m मास वाले बॉडी का एक्सीलरेशन जल्दी बढ़ जाएगा। तो इसमें लिख लीजिए, देन बॉडी ऑफ मास m will accelerate more
इसका एक्सेलरेशन इजीली जो है आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिख लीजिए इफ, अब मास ज्यादा है तो डिफिकल्ट होगा उसके एक्सेलरेशन को बढ़ाना, तो लिखिए इफ m इज मोर इट विल बी डिफिकल्ट टू इंक्रीज द वेलोसिटी। इफ मास इज मोर देन it will be difficult to increase velocity। इसीलिए जो है मास कम होगा तो आप जल्दी उसे एक्सीलरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट। दूसरी चीज, इफ वी हैव टू कॉइल्स, तो अगर मैकेनिक्स के टर्म्स में बात करें तो हम मान लीजिए m मास की कोई बॉडी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास दो कॉइल्स हैं, तो लिखिए इफ वी हैव टू कॉइल्स, इसमें लिख लीजिए आगे इफ वी हैव टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, m जो है किसके इक्विवेलेंट है, L के इक्विवेलेंट है ना, m है किसके इक्विवेलेंट है, L के। मैकेनिक्स में m और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में L, यहाँ पे आपने m के टर्म्स में बात कर ली, यहाँ पर अब हम L के टर्म्स में बात करेंगे। तो लिखिए इफ वी हैव टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L एंड 2L, देन लिखिए इट इज इजी टू इंक्रीज द करंट ऑफ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L, L वाले की जो है, फिर से सर रिकॉल करिए सर। हैं, लिखिए इफ वी हैव, रिकॉल सर एक बार। हाँ, इफ वी हैव कॉइल, ठीक है, ऑफ, क्या लिखा था इसमें, बोलना जरा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L एंड 2L। ठीक है, तो करंट जो है L वाले का करंट बढ़ाना आसान होगा। ठीक है, इजीली आप बढ़ा सकते हैं। लिखिए देन इट इज इजी टू इंक्रीज, ऐसे बना लीजिए, टू इंक्रीज करंट, कौन से वाले की, जिसका इंडक्टेंस L होगा, करंट ऑफ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L, जिसका इंडक्टेंस L है उसका करंट आप इजीली बढ़ा सकते हैं। तो लिखिए अगला लिख लीजिए टू इंक्रीज करंट, टू इंक्रीज करंट लिखिए वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट्स बैक ईएमएफ। करंट को जो है इंक्रीज कराने के लिए क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, है ना, उसके अगेंस्ट फाइट करनी पड़ेगी, यही तो होता है। तो लिखिए इफ L इज मोर, अगर मान लीजिए L ज्यादा है, इट विल बी डिफिकल्ट टू इंक्रीज करंट। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। लिखिए टू इंक्रीज करंट I, ठीक है, इस तरह लिख लीजिए लैंग्वेज, इट नीड टू फाइट, इट नीड टू फाइट अगेंस्ट इट्स ईएमएफ, वही आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसके अगेंस्ट आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए L ज्यादा है तो आपको उतनी ज्यादा जो है फाइट करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लिख लीजिए इफ L इज मोर, अगर L ज्यादा है तो इट विल बी डिफिकल्ट टू इंक्रीज करंट। वो रिलेशन था ना, आपने देखा होगा L और I में सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है, तो वो किस तरह से डिपेंड करता है।
ठीक है, तो ये बेसिक्स थे, इसको आपने समझा। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक क्वेश्चन है, लिखिए। लिखिए ए लॉन्ग कोएक्सियल केबल, लिखिए ए लॉन्ग कोएक्सियल केबल, ठीक है, कैरीज ए करंट आई करंट को कैरी करते हैं। लिखिए द करंट फ्लोज डाउन द सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर। केबल है ना, तो केबल का मतलब क्या है, ये मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है ना, एक आउटर लेयर होगी, ये उसकी इनर लेयर होगी। तो इसमें आप क्या लिखा, द करंट फ्लोज डाउन, है ना, द करंट फ्लोज डाउन द सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर, द सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर of radius small a, of radius small a, ठीक है। आगे है इसमें and back along the cylinder of radius b, and back along the cylinder of radius b। देखिए find the magnetic energy stored in the section of length L, find magnetic energy stored in section ऑफ लेंथ एल। एल लेंथ का कोई सेक्शन है, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर समझ लीजिए क्या है। इन्होंने कहा कि लॉन्ग कोएक्सियल केबल कैरीज ए करंट आई, द करंट फ्लोज डाउन द सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर ऑफ रेडियस ए एंड बैक अलोंग द सिलेंडर ऑफ रेडियस बी। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सेक्शन ऑफ लेंथ एल। एल लेंथ का कोई सेक्शन आपने मान लिया, उसमें जो है कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे फाइंड, इसको देख लीजिए। एक कोएक्सियल केबल सॉल्यूशन देखिए, इसका क्या होगा। ये तो इनर सिलेंडर हुआ, इस तरह से मान लीजिए, चेक क्या, ये रेडियस क्या है, स्मॉल ए, ठीक है। इसी में बना लीजिए दूसरा,
ठीक है, इसकी जो रेडियस है इसको बी मान लीजिए। ठीक है, इसमें जो है करंट फ्लो कर रही है, इनर सिलेंडर में क्या बोला है इन्होंने, आई करंट फ्लो कर रही है इसके सरफेस पे, और बी सिलेंडर में ये है करंट बैक, उसने बोला ना surface, the current flow down the surface of the inner cylinder of radius A and back along the cylinder of the radius B। तो ये B रेडियस का सिलेंडर है, इसमें इधर फ्लो कर रही है, इसमें इधर इस तरह से करंट जो है फ्लो कर रही है आपकी। इसकी जो लेंथ है ये आप L मान लीजिए। ये केबल बहुत बड़ी है और इसका एक सेक्शन L लेंथ का वो आपने ये ले लिया। अब इस सेक्शन के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। बात आई समझ में? तो क्वेश्चन आपको आ गया समझ में क्या होना चाहिए? ठीक है, अब इसके अंदर जो है है ना, ये एक्स है तो ये ए है, तो अगर आपके अंदर देखें यहाँ पर कोई एस मान सकते हैं, तो ये एस क्या है, लेस देन ए, और ए वाला जो रीजन होगा वो उसमें क्या होगा, एस क्या होगी, लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, एस इज लेस देन ए। इस तरह से मान सकते हैं, बताओ। और ये वाला होगा बाहर वाला रीजन, इसमें एस इज ग्रेटर देन बी बन जाएगा, है ना। तो ये तीन रीजन हो गए, एक ये इनर सिलेंडर अंदर वाला जिसमें एस लेस देन ए है, फिर इनर सिलेंडर से बाहर और आउटर सिलेंडर के अंदर वाला रीजन, है ना। तो एस इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए, और तीसरा रीजन बन गया आउटर सिलेंडर के बाहर, यहाँ पर एस इज ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है, तो अब आपको पता है इसमें पूछा क्या है इन्होंने कहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सेक्शन ऑफ लेंथ बी। तो सिंपल है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, आपको पता ही है मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, यू एम इक्वल टू हाफ म्यू नॉट इंटीग्रल बी पर इंटू डी, है ना। तो अगर आपके लिए बी पता लग जाए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी ये आप लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, सिंपल। तो यहाँ पर फाइंड आपको करना है सिर्फ और सिर्फ क्या कि बी क्या होगा। तो इस तरह के केसेस में करंट आपको दी हुई है ना, कोएक्सियल केबल है दिया हुआ है, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे वो आपको ऑलरेडी पता है, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है यहाँ पर जो है आप ये कैलकुलेट करना, बताइए। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखिए सोल्यूशन में, लिखिए मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है ना, यू एम, ये क्या होती है, हाफ म्यू नॉट इंटीग्रल डी स्क्वायर इंटू डी टाउ, ये होती है, पता है ना आपको। यस सर। आप इसमें फॉरवर्ड कीजिए, आगे प्रोसीड करो।
हो गया? हो गया सॉल्व? कराएं इसको? सॉल्व कर दीजिए सर, हैं? कर दीजिए। करवाएं? हाँ सर। देखो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो ये तीनों रीजन्स में अलग अलग जो है मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट केस में सर, we need to find B in different regions। ठीक है, तो लिखिए और एच ये जो रीजन है, इस रीजन में देखिए देखिए करंट जो है वो फ्लो कर रही है, वो किस में फ्लो कर रही है, इसमें है ना, और इसमें यहाँ पर फ्लो कर रही है, और तो कहीं पर करंट है नहीं। बोलो, क्लियर है ना? यहाँ पे लिख दीजिए, सिंस, ऐसे लिखिए करंट आई फ्लोज ऑन बोथ सरफेसेस, लिख लीजिए ऑन surfaces of inner and outer of cylinder। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप अंदर वाले रीजन में देखें तो यहाँ पर आई इंक्लूड क्या होगी, आई इंक्लूड तो 0 होगी इसके लिए, तो इसके लिए भी क्या बन जाएगा, बी आपका 0 हो जाएगा। चल क्यों रहा है ठीक से? तो लिखिए फॉर, अब एस इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन स्मॉल बी, ये जो रीजन है यहाँ पर कितनी करंट फ्लो करेगी,
यानी कि ये रीजन ये हो गया, तो इसमें ये वाला रेजिस्टेंस तो इन्वॉल्व हो गया ना। अगर आप मान लीजिए इसको कंसीडर करें, इसको अगर आप कंसीडर करें तो ये वाला इसमें एनक्लोज हो गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट कितनी हो गई, आई एनक्लोज इक्वल टू आई, है ना। तो अगर किसी वायर में मान लीजिए आई करंट फ्लो करती है तो वहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बताइए, बी इक्वल टू, बोलो, म्यू नॉट आई आई डिवाइडेड अपॉन 2 पाई एस, यही तो होती है। अगर इसको हम विद डायरेक्शन लिखें तो ये क्या हो जाएगा, पाई कैप म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एस। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाएगी, करंट अलोंग द जेड एक्सिस है, करंट अलोंग जेड एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पाई कैप, है ना। आप इसको लिख सकते हैं पाई कैप, ये बनेगा। अब बताइए जो तीसरा रीजन है, तीसरा रीजन है फॉर एस इज ग्रेटर देन बी, एस इज ग्रेटर देन बी का केस है, तो यहाँ पर आप इसके लिए भी एक ये बना लीजिए एम्पीरियल लूप। इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी बताना जरा, आई उधर आई। बताओगे, कितनी करंट फ्लो करेगी, जीरो, है ना। जीरो। आई एंड होगी, तो क्यों जीरो होगी बताइए जरा, दोनों एक दूसरे अपोजिट फ्लो ऑपोजिट हाँ। ठीक है, आई प्लस माइनस आई, तो ये क्या होगी, जीरो, तो दिस इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो मैग्नेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी इस रीजन के लिए करेगी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका अवेलेबल है, ठीक है ना। देखिए तो यूएम आपको पता ही है यहाँ पर सर 1 अपॉन, हाँ लो, कुछ नहीं सर, बाद में इंटीग्रल बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एस, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डीटाउ होता है, ठीक है, तो डीटाउ क्या होता है, तो लिखिए फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो डीटाउ होता है आपका वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, एस होता है, फाई होता है और जेड होता है, एस डी एस डी फाई और डी जेड, ये बनेगा। इसको मैं इरेज कर दूं, यहाँ से हमको जगह मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एस डी फाई और डी जेड। अब डी जेड की बात यह है कि डी जेड तो इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ आपने एल सेक्शन के लिए कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रल डी जेड की वैल्यू एल हो जाएगी, इंटीग्रल डी फाई की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हाफ म्यू नॉट, और ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ से ये एस स्क्वायर होगा, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा इंटीग्रल 1 अपॉन एस इंटू डी एस। बाकी इसको डायरेक्ट लिख दें 2 पाई इंटू एल, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसको अगर आप देखें तो ये इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई एल, पाई से पाई भी हम काट लेंगे बाद में। ये इंटीग्रल 1 अपॉन एस, तो ये क्या हो जाएगा एल एन एस लिमिट। हाँ, अब इसकी जो लिमिट क्या होगी ये समझ लीजिए, ए से बी इसकी लिमिट होगी, तो इसकी जो रेडियस है वो क्या है, इनिशियल लिमिट क्या है ए है ना, और फाइनल लिमिट क्या है बी। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ से 2 पाई है ये, तो इसको काट सकते हो 4 और इससे कट जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पर म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन, यहाँ से क्या बचा 4 पाई, ये बचा ना, और यहाँ पर एल, और फिर क्या लिख सकते हो एल एन, ये मतलब लॉग बी माइनस लॉग ए, एल एन बी अपॉन ए लिख सकते हैं। तो ये भाप की मैग्नेटिक एनर्जी आ गई। तो इतनी एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी। बात आई समझ में? तो आप इस तरह से अब लिख दीजिए यू इक्वल टू म्यू नॉट एल अपॉन 4 पाई एल एन बी अपॉन ए इंटू आई स्क्वायर। तो लिखिए ऐसे लैंग्वेज है। अब लिखना क्या है, यही एनर्जी स्टोर होगी, तो लिखिए दिस एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन में ये एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी। अब आपसे हो सकता है वो क्या पूछ ले, इंडक्टेंस भी पूछ ले आपसे, है ना। तो लिखिए लिखिए क्वेश्चन करके लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। देखिए फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ अबव कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और दिस, हेलो सर, हाँ एक बार यहाँ सर समझाइए सर, नहीं समझ में आया। क्या सर यहाँ पे ds तो लिए सर, डी फाई जो सर डी फाई 2 पाई वो जो है उसका लेंगे ना सर, सरकमफेरेंस। यार तुम पहली बात तो थोड़ा तेज बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। क्या बोल रहे हो, डी फाई जो है, डी फाई की tan फाई की लिमिट क्या होती है, 0 से 2 पाई होती है। इंटीग्रल डी फाई लिमिट क्या होती है, 0 से 2 पाई, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई बन है। यस सर, यस समझ गए सर। हेलो, उसके बाद हाँ हेलो सर, हाँ बोलो। Z टू सर L है सर, समझ गए सर। ठीक है सर, समझ गए सर। हेलो आ गया सर समझ में? वॉल्यूम थोड़ा सही करके रखो, आवाज थोड़ी तेज आए। क्या वॉल्यूम कम कर रखा है तुमने, एक तो इतना स्लो बोलते हो। सर वो ऐसे बोल रहे हैं, आ गया समझ में भी। सर हम क्या सर हम तो स्लो नहीं बोलते हैं सर, जोर से ही तो बोलते हैं सर। क्या श्वेता तुम क्या बोल रही हो? सर मैं तो ये बोल रही हूँ, उनको आ गया समझ में, ऐसे बोल रहे हैं, आवाज आ रही है हमारे पास तो। चलो लिखिए फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड इंडक्टेंस। कैसे फाइंड आउट करेंगे इंडक्टेंस, इसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस लिख देना। QM is equals to 1/2। हैं? एनर्जी की वैल्यू 1/2 L आई स्क्वायर होती है ना। हाँ, एनर्जी क्या होती है, U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होती है।
एनर्जी आपने कैलकुलेट कर ही ली है, तो दिस इंप्लाइज म्यू नॉट एल अपॉन 4 पाई ln b अपॉन a आई स्क्वायर इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये आ गया। तो दिस इंप्लाइज जो एल है, एल किसकी इक्वल टू आ गया, म्यू नॉट एल अपॉन 2 पाई ln b अपॉन a। ये बन जाएगा। हाँ सर। चलिए ये खत्म हो गया आपका। ईएमपी खत्म हो गया सर। ईएमपी खत्म नहीं हुआ है, ईएमपी खत्म नहीं हुआ है, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। टॉपिक कर रहे हैं ना लोग। नहीं, तो इसका मतलब